हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है। आपके एग्जाम में हर साल किसी ना किसी पेपर सेट में 10th के जयशंकर प्रसाद के बारे में पक्का पूछता है। हर एक साल का आप देखेंगे, यूपी बोर्ड हो किसी भी बोर्ड को देखेंगे, हिंदी में जयशंकर प्रसाद एकदम चर्चा का मुद्दा बने ही रहते हैं। हर बार इनके बारे में पूछा जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई हैं बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, तो आज इनको हम कवर कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद को। जैसे कि इसमें लिखा होगा, आपको पता है कि जीवन परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉलम होता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही है। हम लोग शुरू करते हैं इनके इस कॉलम को पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम जीवन परिचय को देखेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद का, अगर बॉक्स में देखें सबसे पहले आएगा नाम। नाम में जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 काशी में हुआ था। काशी लिखा हुआ है, काशी होना चाहिए, काशी में हुआ था। माता का नाम इनका था मुन्नी देवी, पिता देवी प्रसाद। मृत्यु इनकी हो गई थी 1937 में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? कामायनी, चित्रधारा, झरना। अगर इनकी भाषा शैली की बात करें, भाषा शैली इनकी कैसी है? साहित्य, परमार्जित, सरल और मधुर है। ठीक है। इस तरीके से इस कॉलम में हमको ये पॉइंट 100% चाहिए होते हैं। नाम वाला कॉलम चाहिए हमको, 4 से 5 कॉलम एकदम पक्के चाहिए होते हैं। एक नाम, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं और भाषा शैली। भाषा शैली की जगह आप लिख सकते हैं कि भाषा साहित्य में स्थान, लेकिन बेसिकली लोग भाषा शैली ही लिखते हैं और हमारे एग्जाम का जो प्रॉम्प्ट है वो भी भाषा शैली वाला ही होता है। जीवन परिचय में देखेंगे हम लोग, जैसे कि जीवन परिचय में छोटा सा लिखते, ज़्यादा बहुत बड़ा जीवन परिचय लिखने से कोई फायदा नहीं होता। नंबर उतने ही मिलते हैं जितने उस नंबर का वो होगा। जैसे लिखा, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में होता। आपको पता है वैश्य मतलब वो होते हैं जो व्यापारी वर्ग था, वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू, इनके पिता देवी प्रसाद साहू थे। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था, जैसे इसमें लिखा हुआ, शायद इसमें माता का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे साइड में हाईलाइटेड कर दिया गया। इनके पिता बाल्यावस्था में ही छोड़कर चले गए थे। परिणाम स्वरूप बाल्यावस्था में ही इनसे वो अलग हो गए थे, मृत्यु हो गई होगी, इन्हें छोड़कर चले गए थे। परिणाम स्वरूप प्रसाद जी को ही घर का सारा भार झेलना पड़ा। मतलब श्रम से लेकर के काम से संबंधित या अपना जो भी उनका अपना व्यापार वर्ग था उससे संबंधित जितने भी काम थे इनको खुद ही करना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा स्कूली शिक्षा को छोड़कर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्कूली शिक्षा मतलब कैसा? क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबको बेचारे नहीं पढ़ पाए, अपना काम में ही बिजी रह गए। जो वैश्य परिवार के इनको जो पैतृक काम मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी भाषा सीख ली, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत भाषा में एकदम गहन अध्ययन किया और उसमें निपुण हो गए। इन्होंने अपना पैतृक काम इनकी वैश्य का जो व्यापारी वर्ग का काम था, पैतृक काम करते हुए अपने अंदर काव्य काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। काव्य के प्रति अपना यह संघर्ष करते ही रहे, सीखते रहे लगातार। इनका जीवन बहुत ही सरल था। अक्सर महान लोगों का जीवन सरल ही होता है, सरल था। ये सभा एवं सम्मान से देखिए दूर रहते थे, किसी भी सभा सम्मान में जाते नहीं थे। उसके बावजूद कामायनी, इन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा हुआ है। इस कामायनी कामायनी महाकाव्य को, कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी हिंदी साहित्य सम्मेलन, देखिए आधम्मा बनेगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद परितोषित सम्मान प्रदान किया। ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य जगत में जो मिलता है। इनको मिला था कामायनी के उपलक्ष्य में। इन्होंने जो कामायनी लिखी है इस वजह से इनको ये मंगला प्रसाद परितोषित मिला था, प्रदान किया। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में, देखिए अत्यधिक श्रम, बहुत ही मेहनत का काम होता है। किसी भी काम को, ऐसे कोई भी काम इतना भी ईजी नहीं होता कोई भी कर सके, लेकिन जो अपना काम होता है किसी भी वर्ग का है वो थोड़ा सा टफ माना ही जाता है। जैसे कि ये अपना इनका अपना काम कौन सा था? तो वैश्य वर्ग था, व्यापारी वर्ग था। तो अत्यधिक श्रम और जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब ये जब बूढ़े हो रहे होंगे अंतिम दिनों में, क्षय रोग, क्षय क्षय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नष्ट होना। जब हमारी बॉडी में, जब जैसे कि हमारी जो किसी किसी के देखा होगा आपने, नाखून टूट के गिरने लगते हैं, वो नाखून क्या है? गिरना, क्षय रोग का निशानी है कि नाखून में क्षय रोग हो गया और वो गिर रहा है। जैसे किसी को कोढ़ हो जाता है, कोढ़ रोग आपने सुना होगा, कोढ़ी हो जाता है, वो क्या होता है? क्षय रोग का एक निशानी है। किसी किसी के चेहरे पे लाल पीले ये धब्बे आ जाते हैं, सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, वो भी क्षय रोग है। शरीर की जो गाल की त्वचा है वो क्षय रोग हो रहा है, क्षय हो रहा है उसका। क्षय होने का मतलब है नष्ट होना, क्षय होना। ठीक है। तो ये बुढ़ापे में इनको क्या, अंतिम समय में इनको क्षय रोग से प्रभावित होने लगे और पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को अल्प आयु, अल्प आयु का मतलब होता है बहुत ही कम उम्र, बहुत कम,
बहुत कम आयु, बहुत कम आयु में ही इनका क्या हो गया, प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब अगर हम साहित्यिक परिचय में आ जाते हैं, साहित्यिक परिचय, साहित्य में स्थान की बात है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के सर्वप्रथम कवि थे, ऐसे कवि थे इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण, चरित्र चित्रण किया था। जो छोटी छोटी चीजें थी उसको भी बड़ा डिटेल में इन्होंने समझाया था। अच्छा, ये समझाने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ये जो विशेषता इन्होंने बताई, जो इनके काव्य की प्रमुख विशेषता बन गई, इस इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। ये डी लिख गया, यहाँ होनी चाहिए दी, और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात मतलब ये कुछ नया ही इन्वेंट कर दिया इन्होंने। इन्होंने अपनी जो जो भी रचनाएं थी उसमें सूक्ष्म अनुभूति, छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान रखा और उसका रहस्यवादी चरित्र चित्रण किया। इस वजह से हिंदी में एक नवीन युग का जन्म हुआ, नया युग आ गया, उसका नाम छायावादी युग पड़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह नया युग छायावादी युग के नाम से जाना गया। ये बहुत पूछा जाता है, छायावादी युग के जनक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, युग का जन्म हुआ के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित कामायनी, कामायनी छायावाद का कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ है मतलब कि जो इन्होंने छायावाद के बारे में जितना भी लिखा हुआ, उसके बारे में अगर किसी को डिटेल में सुनना है, डिटेल में समझना है, तो आप अच्छे से देखिए जो इन्होंने ये लिखा हुआ है। अगर आप इनकी कामायनी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि छायावाद के बारे में क्या होता है। इसमें इन्होंने बढ़िया से जानकारी दी है अपनी कामायनी ग्रंथ में। ठीक है, इनके इनके इनमें छायावादी प्रवृत्तियों की विशेषताओं का समावेश है इस कामायनी बुक में। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहे हैं। जयशंकर प्रसाद को रीतिकाल का बहुत अच्छा माना जाता है कि उन्होंने भैया प्रेम मोहब्बत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। अभी आप हिंदी की बुक पढ़ रहे होंगे, उसमें जयशंकर प्रसाद की जो भी रचनाएं आएंगी उसमें प्रेम के बारे में बहुत मिलेगा। इसीलिए देखिए इनकी प्रेम और सौंदर्य, इन्होंने प्रेम दो प्रकार का होता है, एक नायक नायिका का और एक एक अपना भक्ति का भी होता है। इन्होंने दोनों के विषय में बढ़िया लिखा हुआ। नायक नायिका इन्होंने ज़्यादा पसंद करते थे, इन्होंने इसके ऊपर भी अच्छे से लिखा। प्रमुख विषय रहे हैं इनके काव्य सृजन के साथ हंस और इंदु, ये दो इन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी। हंस और इंदु, काव्य सृजन तो किया ही, साथ के साथ इन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाषा शैली में आ जाते हैं। इनकी भाषा शैली रही कैसी, बोलने का तरीका कैसा रहा है, इसको हटा देते हैं, ये गलती से आ गया इसमें। प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्य परमार्जित और परिष्कृत है। इन्होंने अपने इन सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए लक्षण एवं व्यंजनों का आश्रय लिया है। छोटे छोटे लक्षणों का, अपने जो भी भाव इनको व्यक्त करने के लिए लक्षणों का प्रयोग, कैसे लक्षण दिखती है उनके नायक नायिकाओं के, अगर प्रेम की बात हो रही तो लक्षण कैसे दिखेंगे, लक्षणों का और व्यंजनों का अलग अलग उपमा देकर के उन्होंने उसको बताया है, का, का आश्रय लिया है। तथा तथा इन प्रतीकात्मक, ये प्रतीक के रूप में इन्होंने दिया है, प्रतीकात्मक शब्दावली को अपनाया है। इन्होंने जो भी अपने सूक्ष्म भावों को बताया है उसमें इन्होंने लक्षण और व्यंजन का प्रयोग करके जो उन्होंने मैसेज दिया, बताया है कि भैया देखो, खुल के उन्होंने नहीं बोला लेकिन कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह के रूप में बोला है, अपनाया है, बताया है। इनकी शैली अत्यंत सरल है, बोलने का जो तरीका एकदम सरल है, आप पढ़ेंगे तो एक बार में शायद समझ जाए, सरल और मधुर है। यह दार्शनिक विषयों पर, अब देखिए जब फिलोसफी की बात आती है, यह दार्शनिक विषयों पर जब भी ये बात करते हैं, कोई ऐसी बात जो केवल और केवल जिसमें एथिक्स ज़्यादा है, एथिक्स मतलब कि नैतिकता वाली बात है, जब दार्शनिक विषयों पर बात करते हैं, अभिव्यक्ति हुई है, तो इनकी जो शैली है अवश्य रूप से गंभीर हो गई है। जब ऐसी बात कह रहे हैं जो समाज के हित में है, जब समाज के हित में कोई बात कह रहे हैं तो भाषा भी इनकी थोड़ी गंभीर हो गई है। ठीक है, अगला हम देखेंगे इनकी रचनाएं। रचनाएं इन्होंने जो लिखी हुई है, नंबर एक रचना हमारी हो गई कामायनी, दूसरी चित्रधार, कई सारी रचनाएं, दो चार आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ऐसी होगी कामायनी, चित्रधार, लहर, झरना, कंकाल, तितली, इरावती, काव्य और कला, ये सब इन्होंने ही लिखी हुई, बहुत सारी लिखी हुई हैं, इसमें से कुछ हमने यहाँ पे लिख दी है। आपके एग्जाम में बोलेगा कि इनके बारे में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखें और कम से कम 3 रचनाएं लिखें, तो 3 रचनाएं इसमें से कोई भी आप लिख दीजिएगा, आपकी बुक में भी 1-2 दी होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।